दोस्तों मैंने ना तुम लोगों के लिए एक बहुत ही खास काम किया है। मैंने 2022, 23 और 24 का क्लास 10th मैथ्स का बोर्ड का पेपर उठाया बेटा, और मैंने इन तीनों के तीनों सालों में देखा कि कौन से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा बारी रिपीट हुए हैं, कौन से पैटर्न के सवाल बहुत ज्यादा बारी रिपीट हुए हैं। एक एक करके आप लोगों के सामने बेटा 11 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे ऑफ ऑल टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स, एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। और ये 11 सवालों को बेटा हम लोग मेरे अंदाज में गगन सर की ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा इन 11 क्वेश्चंस के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा आप लोग लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना यार, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं और ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलो पहला सवाल आप लोगों को दिखाता हूं बेटा। आप लोगों ने ये सवाल बहुत बारी देखा भी होगा, अगर आपने पीवाईक्यूज की बुक देखी है बेटा तो आप लोगों को ये सवाल बहुत बारी दिखा होगा, और आप लोगों ने शायद इस सवाल को उस तरीके से सॉल्व नहीं किया होगा जैसे मैं करवाऊंगा आप लोगों के। देखो सामने सवाल क्या कहता है। सर ने सबसे पहले समझाया है कि जब तुम पहली बारी सवाल को पढ़ो तो बेटा बहुत ही शिद्दत से पेशेंस के साथ पढ़ो, और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको बहुत अच्छे से स्कैन करके अपने दिमाग में फीड करो। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अब बेटा देखो पॉलिनोमियल ये कोई बहुत अच्छा तो दिख नहीं रहा है कि तुम इसके जीरोस तुरंत निकाल लोगे, लेकिन देखो यहां पर अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुमको एक चीज समझ आएगी। बी की जगह पे ना एक नंबर है जहां पर मेरे को एम नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से तुमको बोलूं कि ऑब्जर्व करके बताओ कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो वो होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3/1, यानी कि 3 के बराबर। अब बेटा अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि ऑप्शंस खंखा लो और ऐसे देखो ऑप्शंस की जिनका सम आपको 3 मिल जाए, तो क्या इनका सम 3 है? नहीं। क्या इनका सम 3 है मुन्ना? यस। क्या इनका सम 3 है? आप लोग बोलोगे सर एम माइनस है -3, -3 है, मेरे को 3 चाहिए। क्या इनका सम बेटा 3 है? हेंस द आंसर इज ऑप्शन बी। कितनी देर में आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया? तो बेटा यहां पर एक चीज अपनी नोटबुक में लिख लो, जब भी जीरोस पे या रूट्स पे सवाल आए तो आप लोग सबसे पहले ना सम और प्रोडक्ट पे अटैक किया करो। अगर वहां से शॉर्ट ट्रिक निकलनी होगी ना तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। अगला सवाल आप लोगों के सामने है बेटा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210। अब बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, फटाफट से लिखना चालू करेंगे क्योंकि इंस्टिंक्ट है पेन चलाने का। तो सर फटाफट से आदत है, ऐसे लिखना चालू करता हूं। ये है n-1 डी, सर यहां पर हो जाएगा मेरा 21। सॉल्व करूंगा और फिर मैं आंसर निकालूंगा। अरे यार सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ो तो बहुत प्यार से स्कैन करो। देखो 21 × 1, 21 × 2, 21 × 3, 21 × 4, मतलब एक छठी क्लास के बच्चे को भी अगर मैं ये सवाल दे दूं जिसको एपी के बारे में नहीं पता है कि क्या होती है, वो भी इसको बता देगा कि ये जो नंबर आएगा वो 10वीं पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये 21 × 10 है। हेंस द आंसर इज बी। तो हर जगह फॉर्मूलाज लगाने के लिए बहुत ज्यादा तुरंत मत लगा दिया करो फॉर्मूलाज, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया करो। क्या पता वहां पर तुमको एक सिंपल सा पैटर्न दिख जाए और सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा, इस सवाल में तो बेटा तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी, तुमको इतना मजा आएगा ये सॉल्यूशन देख के। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। बच्चे क्या करेंगे, देखो कन्वेंशनल तरीका क्या है कि सम ऑफ द रूट्स देखेंगे, ठीक है, प्लस बीटा बाय अल्फा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके हिसाब से बेटा आप लोगों को इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहां पे बेटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा, ठीक है, मैं इसके हिसाब से लिख देता हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को ऐसी चीजें देख के सबसे पहले ऑब्जर्व होना चाहिए कि यार इनका प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, ये तो 1 के बराबर है ना। मतलब ऑप्शन से फटाफट देखो कहां पर आपको सी बाय ए 1 दिख रहा है। सी बाय ए 1 दिख रहा है क्या? नहीं। सी बाय ए 1 दिख रहा है क्या? नहीं। यहां पर दोनों जगह आपको सी बाय ए 1 दिख रहा है, मतलब आपने दो ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए बिना पेन उठाए। अब यहां से
थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और इन दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा बहुत प्यार से। आपको सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत तक नहीं है। देखो कैसे, अगर आप यहां पे सम देखोगे बेटा तो क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा? बोलो बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्क्वायर टर्म है? क्या ये स्क्वायर टर्म है? तो क्या आपका जो ये न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव होगा? स्क्वायर टर्म है ना बेटा। और जो ये डिनोमिनेटर है इसका सिर्फ साइन बताओ मेरे को। अल्फा बीटा यहां से किसके बराबर है बेटा? -1 के बराबर है, मतलब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, मतलब सम आपको नेगेटिव दिखना चाहिए, मतलब -b/a नेगेटिव दिखना चाहिए। तो यहां पर मेरे को तीसरे और चौथे ऑप्शन में देख के बताओ कि आपको सम कहां पे नेगेटिव दिख रहा है। यहां पे सम है 1 और यहां पे है सम -3, हेंस माय आंसर इज ऑप्शन डी। अभी तो मैं आपको ये समझाया हूं, तब जाके मेरे को 1.25 मिनट लगा है। आप लोग जब ये तरीके सीख जाओगे ना तो इतने बड़े बड़े सवाल जिसके लिए बच्चे 1.5 मिनट लगा रहे होंगे, आप इन सवालों को 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ये चीज दिखी, फटाफट से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। यहां से देखा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, नीचे अल्फा बीटा है। सर ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है और नीचे वाली चीज नेगेटिव है, मतलब मेरा सम नेगेटिव आना चाहिए। अरे वो तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, मारा और आगे बढ़े। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सा नमूना पेश कर रहा हूं बेटा। आप लोगों का ना एकदम दिमाग कपार ना एकदम खुल जाएगा बेटा। देखना कैसे। आप लोगों के सामने जब ये सवाल आएगा आप लोग इसको सेक्शन फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन ध्यान से देखना। यहीं पे ही मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन जिस बच्चे ने अपनी अच्छी कर दी ना, स्ट्रॉन्ग कर दी ना, वो फोड़ देगा पेपर में। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया ना बेटा, आपको ये पॉइंट्स ना अपने दिमाग में इमेजिन करने हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप फटाफट से मेरे को बताओ, और बेटा जब इमेजिन करोगे ना तो थोड़ा सा लॉजिकली, मतलब आपको यहां पे ना रियलिटी दिखनी चाहिए। 8 अगर इतना है और 9 इतना है तो चलो मान लेते हैं 8, -9 कहीं यहां होगा, ठीक है। और 2, 3 कहां होगा बेटा? 2, 3 मान लेते हैं कहीं यहां होगा, ठीक है। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया ऐसे, और अब आपसे पूछा गया है इन द रेशो 1:2। अब बेटा मतलब अगर ये P है ये Q है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है R जो कि PQ को 1:2 में डिवाइड कर दे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा। आप लोग मेरे को एक सबसे पहले तो बात बताओ कि ये वाली चीज ज्यादा होगी या फिर ये वाली चीज ज्यादा होगी? 2,3 है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो सेगमेंट है ना ये ज्यादा बड़ी होगी। आपको 1:2 में डिवाइड करना है PQ को। 1:2 का मतलब है कि यहां पर अगर x है तो ऊपर की साइड पे 2x होना चाहिए, है ना। 1:2 का मतलब यही है कि अगर मेरा पॉइंट कोई R है यहां पर, तो ये x है बेटा, तो मेरा RQ क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। अब आप खुद यहां पर ऑब्जर्व करो कि अगर आपको ये वाला डिस्टेंस कम रखना और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा रखना है, तो ये जो R पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा या फिर ऊपर रहेगा? आप लोग बोलोगे सर नीचे रहेगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो सेगमेंट है ये बड़ी है। दैट मींस मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 4th क्वाड्रेंट, क्योंकि इसने उस पॉइंट के बारे में नहीं पूछा है, मेरे से सिर्फ इसने क्वाड्रेंट पूछा है। इसलिए मैं ये वाली ट्रिक यहां पे लगा सकता हूं कि मैं ज्योमेट्री से इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। अगेन बेटा बहुत मजा आएगा ये सवाल बेटा जब तुम्हारे टर्म वाइज होने लगे थे ना एग्जाम, टर्म 1 एंड टर्म 2, तब ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ अच्छे आए थे। तब ऐसा टाइप का सवाल पूछा गया था, और ऐसे टाइप का सवाल मुश्किल नहीं है। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया है तो तुम इसको अगर कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करोगे बेटा, तो यहां पर a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाते ही तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला। लेकिन मैं तुमको यहां पे क्या ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं कि तुम्हारी जो एक्सप्रेशन है बेटा उसमें थीटा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन तुम्हारे आंसर्स में, ऑप्शंस में कहीं पर भी थीटा है, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे आंसर्स में थीटा नहीं आने वाला। तो एक बात बताओ ना, ये थीटा का यहां पर एक्चुअली कुछ सेंस भी हुआ? फिर इस चीज को कैसे समझना है आप लोगों को कि आपका जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। आपके आंसर्स में, ऑप्शंस में कहीं पर भी आपको थीटा नहीं दिख रहा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 90, 45, हर एक के लिए बेटा सेम आंसर देगी। तो आपको यहां पे इस एक्सप्रेशन को एक्चुअली सॉल्व नहीं करना,
आप सिर्फ यहां पे थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूं यहां पे, क्योंकि साइन और कॉस है तो मेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू 0, बहुत इजीली यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो थीटा को अगर 0 डालूंगा तो बेटा ये 0 हो गया, ये हो गया मेरा क्या 1, 0 1। अब बताओ यहां से क्या बचा 2, 0 प्लस 1 यानी कि यहां से आया 2 -3 और यहां से आया 0 प्लस 1, तो आंसर हो गया 2 -3 दैट इज -1 इज माई आंसर। ऐसा भी एक और सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल से मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे बेटा जो कि ना डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड होंगे और ऐसी चीजें तुम्हारे नोट्स में भी होंगी। तो इन सवालों के लिए अगर तुम वो रिजल्ट दिमाग में रख लेते हो ना तो तुम्हारा टाइम बचेगा। जैसे इसका क्या रिजल्ट है बेटा कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ऐसे, ठीक है, और आउटर रेडियस है बेटा स्मॉल ए और अंदर वाला रेडियस है ऐसे बी, तो अगर आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द अदर सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द अदर सर्कल, मतलब ऐसी कुछ चीज आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, देखो कुछ नहीं करना होता, यहां पर आउटर रेडियस ऐसे ले लोगे, ठीक है। तो अब आप ये वाली चीज निकाल लो आधी और उसको डबल कर देना, तो आप लोगों को यहां पर और कुछ नहीं करना था बेटा, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और आपका आंसर आ जाता। तो ये जो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो किसके बराबर है, √a² माइनस b², हाफ के बराबर है। तो पूरी कॉर्ड किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दिस, आंसर इज डी। सवाल समाप्त। और इस रिजल्ट को बेटा दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बारी रिपीट हुआ है। चलो भाई, इस सवाल से मैं दोबारा से तुम्हारा दिल जीत लूंगा, तुम लोग देखना कैसे। फाइंड द सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ एन ए बी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। आप लोगों का कन्वेंशनल मेथड क्या रहेगा, आप लोग यहां पे देखोगे कि आपका A1 क्या है, आ जाएगा बेटा 7 के बराबर। फिर आप लोग देखोगे कि A12 क्या है, वो आ जाएगा बेटा आपका 3 × 12 36 + 4 40 के बराबर। फिर आप लोग बेटा SN का फॉर्मूला लगाओगे, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं SN के फॉर्मूले में n/2 और ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है मेरे को उससे मतलब नहीं है, बाहर n/2 होता है ना। और यहां पे देखो आपके सारे के सारे ऑप्शंस क्या होल नंबर्स में हैं, कहीं पर भी डेसिमल दिख रहा नहीं दिख रहा। अब आपको 12 टर्म्स का सम चाहिए, मतलब 12/2, तो ब्रैकेट के बाहर आने वाला है 6, मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल मेथड। ये वाला जो मेथड है बेटा ये आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर में बहुत अच्छे से काम आएगा। जब मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि इस मेथड से आपकी कितनी कैलकुलेशन सेव हो रही है। तो आपको आंसर जो भी मिलना चाहिए वो 6 का मल्टीपल मिलना चाहिए। क्या ये 6 का मल्टीपल है, देखो नहीं है। क्या ये 6 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 6 का मल्टीपल है, यस। क्या ये 6 का मल्टीपल है, नो। आंसर इज ऑप्शन सी। समझे? चलो और अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन बेटा देखो यहां पे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सप्रेशन है जिसमें एंगल है ए, लेकिन ऑप्शन देखो कहीं पर भी ए है। अगर मैं तुम लोगों को इसको समझाना चाहूं ना तो मेरी बात ऐसे समझना, अगर तुम रात में 12 बजे सोते हो तो भी तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो, रात में 1 बजे सो रहे हो तो भी तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो, रात में 2 बजे सो रहे हो तो भी तुम 6 बजे उठ जाते हो। तो तुम्हारा जो सोने का टाइम है उस पर डिपेंड करा के तुम्हारा उठने का टाइम नहीं, मतलब सोने के टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है उठने का टाइम। दैट मीन्स यहां पर जो भी एक्सप्रेशन है इसका आंसर एक कांस्टेंट ही आने वाला है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। तो आप यहां पर अपनी चॉइस से कोई सा भी एंगल डाल लो जो आपको इजी लगता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब देखो बेटा यहां पर कॉसेक है, साइन है, टैन है, कॉट है, तो आपको पता है कि ये नॉट डिफाइंड जाते हैं कुछ एंगल्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं 45 डिग्री डाल देते हैं, तो बेटा ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे ये 1/√2 और ये √2, तो ये हो जाएगा बेटा √2 - 1/√2 और ये भी हो जाएगा √2 - 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/√2, ये हो जाएगा बेटा अगेन आपका 1/√2 और ये हो जाएगा आपका 2। तो एक बात बताओ आंसर क्या आया, 1 के बराबर। आपकी एनसीईआरटी का सवाल है बेटा ये, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बार बार ही पूछा जा चुका है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखना, ओरली सॉल्व कर लोगे। इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4 while the equation this has equal roots,
आप लोग क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इस वाली इक्वेशन के लगाओगे? नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया। इस इक्वेशन का एक रूट है 4, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। फटाफट से मेरे साथ दिमाग में सॉल्व करो। 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 4 पी को 0 होना है, तो पी को क्या डालना पड़ेगा बेटा? 28 माइनस 28 0 होता है ना, तो 4 पी को माइनस 28 होना पड़ेगा, मतलब पी को माइनस 7 होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये लिखना नहीं है, ये सब चीजें दिमाग में चलेंगी। अगर आपको कोई बोल दे कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से आपको सम क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। और जो ये सम है वो दो इक्वल चीजों का है, क्योंकि इक्वल रूट है, तो एक रूट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 7/2 के बराबर नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है बेटा? देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज नथिंग, q/1 इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो q हो जाएगा बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 49/4 इज माय आंसर। ऐसा सॉल्यूशन आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं मिल जाए ऐसे सवाल का, तो नाम बदल देना बेटा मेरा। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, ठीक है। तो एक तुमको यहां पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल, और ये कंडीशन दिया हुआ है और पूछा गया है 1 0। बहुत ही अच्छे टाइप का सवाल है बेटा। देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन काम आएगी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, अगर तुम यहां पर x को 1 डालते हो तो क्या तुमको a प्लस बी प्लस सी नहीं मिलेगा? और वही 0 है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 1 एक 0 हो गया ना, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और वो 0 के बराबर ही है। मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है बेटा? सेटिस्फाई कर रहा है, इसका 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। जब भी x इज इक्वल टू 1 किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 हो, उसका मतलब क्या है कि अगर आप दूसरे 0 को अल्फा ले लेते हो, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा बेटा? c/a। तो अगर एक 0 आपका 1 हो जाता है, तो बेटा दूसरा 0 किसके बराबर हो जाएगा? c/a के। हेंस द आंसर हियर इज ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल है ये, इसलिए ये यहां पर मैंने डाला हुआ है। चलो अब बेटा आप लोगों के लिए मैं 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। एक तो ये सवाल अगेन सेम टाइप का सवाल है। आप लोग कैसे करोगे इसको? देखोगे कि ऑप्शंस में कहीं पर भी थीटा नहीं है, तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ एक ये सवाल करो, ये सवाल बेटा इसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सोचो इन क्वेश्चंस को लेके, और आप लोगों की थोड़ी सी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो इंप्रूव हो। अगर आपको बेटा इस सेशन में मजा आया, तो आप लोग सेशन को लाइक कर देना और सेशन के नीचे कमेंट जरूर कर देना, तो मैं पक्का ऐसे और बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।